हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर को लेकर आए हैं, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। और ये पेपर आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको हर विषय की सामग्री मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। 90 मिनट का पेपर होगा, जो कि आपको पता है, मैक्सिमम 40 मार्क्स। ये भी पता कि 60 प्रश्न होंगे, लेकिन करने कितने वो आपको बता रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, आपको पेपर का फॉर्मेट, पेपर करने का तरीका और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो पता चलेंगे। तो बेटा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 खंडों में आएगा। खंड का, खंड खा, खंड का। तो 3 खंड में आएगा, यानी 3 सेक्शन में आएगा। पहले सेक्शन में 24 प्रश्न होंगे, 20 करने हैं। तो आपको 24 में 24 नहीं करने, 20 प्रश्न करने हैं। दूसरे खंड में आपको 24 प्रश्न मिलेंगे, आपको इसमें भी 20 करने हैं। तीसरे में 12 प्रश्न मिलेंगे, 10 करने हैं। तो आप बोलोगे सर 50 प्रश्न और 40 अंक, तो हर मार्क्स कितने अंक का होगा? देखो, हर मार्क्स, हर क्वेश्चन 0.8 अंक का होगा, जिसको हम 50 से गुना करेंगे तो 40 बनेगा। तो आपका 40 मार्क्स का पेपर है, यानी हर क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में से आपके 20 क्वेश्चन से ऊपर आने के पूर्ण चांस हैं। तो पहला प्रश्न बेटा, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे साथ में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, कि संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई? किस योजना के अनुसार हुई बच्चों? माउंटबेटन कैबिनेट, जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा की रचना हुई। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया? संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो किस प्रकार चुने गए? आपको पता उनसे स्टार्टिंग में 389 थे, और जब संविधान पे साइन हुए तो 284 थे। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया? राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा, जनता द्वारा, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। तो सी इज द राइट आंसर बेटा, कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाएं, जो कि पहले ही विधानसभा बना ली गई थी, ऐसे ही आज़ादी से पहले भी, उनके सदस्यों द्वारा चुने गए। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी बेटा? 299 रह गई थी। स्टार्टिंग में 389 थे, और आज़ादी के बाद 1947 के बाद कितने रह गए थे? 299। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ कैसे? यानी कि संविधान सभा में आपको पता है 93 मेंबर जो चुने गए वो देशी रियासतों से चुने गए थे। ठीक है, तो उनका चुनाव कैसे हुआ ये बताना है आपको। उनके परामर्श से। ए इज द राइट आंसर। 4th का ए, उनके परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान सभा की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी। क्या संविधान सभा सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी? तो ये भी सही है, ये भी सही। इसने बोला कौन सा सही नहीं है। संविधान सभा ने संकीर्णता, स्वार्थता से परे रहकर कार्य किया। ये भी सही है। संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद नहीं हुआ। अरे हुआ था, बहुत बातों पर मतभेद हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा? सबको पता है, संविधान द्वारा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में तो आपको पता है, राजतंत्र में कौन करता है? जी, राजा करता है। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। इससे पहले 2 दिन के लिए रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक। प्रश्न नंबर 9, विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान हैं
जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद अब बनाए गए। यानी विश्व के कौन से किन देशों के सफल संविधान हैं जो आंदोलन के बाद बनाए गए? इंडिया तो है ही, और कौन सा है? तो आपको बताना है भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। ये तीनों कंट्री ऐसी है जो पहले गुलाम थी, किसी न किसी रूप में आज़ाद हुई, संघर्ष किया और बाद में संविधान बना। तो इंडिया तो किसके गुलाम थी आपको पता है, अंग्रेजों के। दक्षिण अफ्रीका रंगभेद नीति के गुलाम थी, अमेरिका भी गुलाम थी। तो इन तीनों कंट्रीज ने राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, यानी सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान बनाए। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपको पता है इंडिया का संविधान उधार का संविधान है, तो अवशिष्ट शक्तियां यानी एक्स्ट्रा जो पावर होती है वो किस देश के संविधान से लिया गया? से उत्तर है बेटा आपका कनाडा से। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था भी ली गई है और अवशिष्ट शक्तियां। आपको पता होगा पहला चैप्टर आपका 12 मार्क्स का आ रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन उसमें से बनेंगे। चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें, उसकी वीडियो भी अपलोड है, ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है क्या? तो ये है बेटा, जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे है वही जीतता है, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता घोषित किया जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हो वही जीतता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया गया? निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया गया? परिसीमन आयोग के द्वारा। आपको पता ना परिसीमन आयोग क्या करता है? चुनाव की दृष्टि से देशों को विभिन्न हिस्सों में बांटता है और चुनाव आयोग की सहायता लेता है। तो परिसीमन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया था। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यह आपको आता होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यानी फ्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो सही उत्तर है बेटा 324(1). 324(1) में एक निर्वाचन आयोग है। ठीक है, याद करने क्वेश्चन आपको, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रहता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब तक अपने पद पर बना रहता है वो आपको बताना है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले खत्म हो। अब इसका मतलब समझाता हूँ। मान 6 वर्ष का टाइम पीरियड होता है कि 6 वर्ष तक वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना रह सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मान लो कोई 62 साल में बना तो 6 साल तो पूरे कर नहीं पाएगा, क्योंकि 65 में रिटायरमेंट भी होती है। तो इसने लिखा है 6 वर्ष या 65, जो भी सबसे पहले हो जाए उससे। जैसे कोई 45 साल में बना तो 6 साल तो पूरा कर लेगा, है ना, तो उसको हटना ही पड़ेगा। लेकिन कोई 62-63 में बनता है तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि 65 तो मैक्सिमम है ना, इसलिए बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। कैसे? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत। तो ग्राम होता है, फिर खंड होता है, फिर जिला होता है। पता आपको? ग्राम, ब्लॉक और जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिला, 3 प्रकार का त्रिस्तरीय होता है। ये सारे क्वेश्चन मेरी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड हैं, तो मेरी वीडियोस देखोगे तो ये पेपर आप इजीली सॉल्व कर लोगे। प्रश्न नंबर 16, किसने सत्ता के आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया? विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा। देखो, जैसे कि मान लो अगर देश में एक ही नेता रहे तो सबकी परेशानी नहीं सुन सकता, इसलिए एमएलए बनाए गए, निगम पार्षद बनाए गए, है ना, बहुत सारे नेता बनाए गए। तो किसने सत्ता के आर्थिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया? महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर ठीक ढंग से सरकार चलानी है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। समानता उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। ये किसने कहा? ये किसने कहा ये आपको बताना है। ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा समानता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की आज़ादी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? कई बच्चों को पता होगा, इसने बुक पढ़ रखी होगी, रिपब्लिक। द रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक का नाम है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? नहीं है पे फोकस कर रखा है। हमेशा प्रश्न को 2 बार पढ़ना परीक्षा में बेटा। राजनीतिक सिद्धांत का क्रमशः विकास हुआ है, ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अवधारणाओं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को दर्शाता है, बिल्कुल है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप से आकलन करने में नहीं है, तो सी है बेटा, सी इज द राइट आंसर, जो इसका सही काम नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को सही रूप में आकलित करने में नहीं है, जबकि आकलित करता है। अब समसामयिक घटनाएं क्या होती हैं, जैसे 2021 में क्या घटनाएं घटी, बताओ भाई। एक तो वो किसान आंदोलन वाला, कोरोना वाला, तो ये राजनीतिक सिद्धांत इन पर भी चर्चा करता है। जब तो हमने लॉकडाउन लगाया, प्रदूषण के कारण स्कूल बंद किए, तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने देश की घोषणा को स्वीकार किया, किसको? मानवाधिकार। जब भी 10 दिसंबर का नाम आएगा आप मानवाधिकार को लगाओगे, तो मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई, इसलिए हम हर वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा क्या है, क्या कंसेप्ट है मानव अधिकार, क्यों दिए गए मानव अधिकार? तो बेटा, मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए, यानी जो भी इंसान पैदा हुआ है उनको कुछ मानव अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए मानव अधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को किया गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। कांट, एम्यूनुअल कांट, इनका पूरा नाम है एम्यूनुअल कांट, के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की। तो एम्यूनुअल कांट ने क्या कहा? नैतिक। अमूल्य कांट ने नैतिक विचार, नैतिक क्या होते हैं? माता पिता की सेवा करना, बड़ों का कहना मानना, ये सब। प्रश्न नंबर 23, विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में? आपको एक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने कि मेधा पाटकर किस नदी से जुड़ी है, तो नर्मदा नदी से। तो वही सरदार सरोवर बांध से जुड़ी जो नेता है उसका नाम है मेधा पाटेकर, और नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। तो ए इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये किस राज्य में? गुजरात में बेटा। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का क्या मतलब है? विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का क्या मतलब है, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो मैं उत्तर बताता हूँ कि विकास की प्राथमिकताओं, रणनीतियों का चयन नेता व नौकरशाह करते हैं, यानी जो विकास कैसे करना है वो नेता चूज करते हैं। करता कौन है? कर्मचारी, जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं, यानी नियम ऊपर बनते हैं, लागू नीचे किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। तो सेक्शन ए कंप्लीट कितने करने थे? 24 में से 20 करने थे। ठीक है, तो 20 करने आपको, 24 के 24 नहीं करने, लेकिन प्रैक्टिस पेपर तो आपको सारे ही करने हैं, वो परीक्षा के लिए सिर्फ। ठीक है, सेक्शन बी में आपको 20 प्रश्न है, 24 प्रश्न 20 करने हैं। शुरुआत करते हैं 25वां प्रश्न। मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है भाई? क्योंकि क्या? क्योंकि संविधान ये स्वयं सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। भाई देखो, मौलिक अधिकार ऐसे हैं, अगर आपका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। उक्त संकल्पनाओं की पूर्ण उपलब्धि हेतु, यानी जो संकल्पना है अभी बताऊंगा कौन कौन सी, इन अधिकारों स्वतंत्रताओं की संवैधानिक अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार की घोषणा करती है। इसमें किस संगठन का उद्देश्य है? तो किस संगठन ने मानव अधिकार की घोषणा करी है? सबको पता होगा आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक संस्था है मानवाधिकार संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा ना बेटा, संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, यानी बुक में से एक लाइन उठा के दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये जो ऊपर लिखी बातें वो किस देश से, किस घटना से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। क्यों? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है बेटा? इस अधिकार के अंतर्गत अगर आपके 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी न्यायालय में शरण मांग सकते हैं, उससे हेल्प मांग सकते हैं। तो क्या है बेटा? 27 कहता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन समझना ध्यान से कि डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय व आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या करता है? बताओ भाई क्या करता है? बिल्कुल सही,
मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई। ऑप्शन आपके सामने होता है, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर दें। मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है? किस मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है? तो क्या सही उत्तर है? बिल्कुल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। याद रख लो बेटा, प्रत्यक्ष निर्वाचन सिर्फ एमएलए और एमपी यानी प्रधानमंत्री के चुनाव में या मुख्यमंत्री के चुनाव में होता है प्रत्यक्ष वाला, लेकिन एकल संक्रमणीय होता है राज्यसभा में। ठीक है बेटा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, नहीं पे फोकस किया हुआ है। मतदाता सूची तैयार करना करता है जी, चुनाव के संचालक का अधीक्षण करना ये भी करता है, निर्वाचन नामावली तैयार करना ये भी करता है, चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव कौन लड़ते हैं? नेता लोग लड़ते हैं। तो 30 का डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है बच्चों? जहां पे लोग अपना वोट डाल के नेता चुनते हैं। तो इनमें सबसे नजदीक कौन सा ऑप्शन है? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, आपको ही बताना है। परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालक यानी मॉनिटर का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन, मीडिया द्वारा जनमत संग्रह। तो बी इज द राइट आंसर। क्या आएगा बेटा? बी इज द राइट आंसर। कि कक्षा में जो मॉनिटर का चुनाव करते हैं बेटा, तो सबसे पूछते ना इसको मॉनिटर बनाना है, बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, तो गिनते हैं कितने बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे जीता जागता उदाहरण है। चुनाव की प्रक्रिया आपके स्कूल में शुरू हो जाती है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32। अब बेटा ऐसे प्रश्न फर्स्ट टाइम आप फेस करोगे लाइफ में, क्योंकि 11th क्लास है, 10th में ऐसे क्वेश्चन कभी किए नहीं आपने, तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं बेटा, एक अभिकथन, एक होता है तर्क। अभिकथन का मतलब एक लाइन दी होगी, और तर्क का मतलब होता है कि क्या वो लाइन उससे जुड़ी हुई है, क्या उसका मतलब बता रही है। तो एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। भारतीय संविधान में लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट, जो सबसे आगे उसकी जीत प्रणाली अपनाया गया है। क्या ये बात सही है? पहले तो आपको ये पता लगाना, दो स्टेटमेंट जो दे रखे हैं सही है कि गलत। सही पे ऐसे मान लो आप, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इसकी सरलता के फलस्वरूप इसको सर्वसम्मति भी मिली है। किसको मिली है? फर्स्ट पास द पोस्ट। तो देखो पहला जो कंटेंट है, दूसरा कंटेंट है, जुड़े आपस में, और जो दूसरा वाला तर्क है ए वाले की व्याख्या कर रहा है। व्याख्या मतलब उसके बारे में ही बता रहा है। अब इस लाइन को दोनों को साथ पढ़ो कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र चुनाव के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट, जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इसकी सरलता के फलस्वरूप इसकी सर्वसम्मति भी मिली। तो उत्तर ए लिखा मैंने। क्यों लिखा? कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं। क्लियर है? तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न बहुत ध्यान से करने, परीक्षा में जरूर आएंगे, गलत बिल्कुल नहीं करने। तो अभी पहले तो पता लगाना दोनों सही। अब देखो बी वाला ऑप्शन क्या है कि दोनों सही है, लेकिन जो तर्क है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा। सी वाला अभिकथन ही गलत है, तर्क सही है। तो सी और डी तो आसान है कि एक सही एक गलत तो चूज करना ईजी है, लेकिन दोनों सही हो और दोनों में संबंध ये निकालना मुश्किल है। ए इज द राइट आंसर। चलो भाई अब ये भी ऐसा ही है, सुनते हैं 33 वाला भी। कि संविधान के 73वें संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन को दिया। बिल्कुल सही है, तो सही है, तो यस रखो। ये सभी 29 विषय स्थानीय विकास और कल्याण के लिए। वो जो 29 विषय किस लिए? स्थानीय विकास कल्याण के लिए। बिल्कुल सही। तो ए इज द राइट आंसर कि दोनों सही है, और तर्क जो नीचे वाला तर्क है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर। तो देखो कितने प्रश्न आएंगे, ध्यान से करना है बेटा आपको। 34वां देखते हैं। प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है, जो प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति। तो वित्त आयोग क्या होता है? जो पैसा संबंधी देखता है। तो प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना बहुत जरूरी है, जो उस समय जो पार्टी शासन कर रही है वो सही से काम कर रही है, उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो एमसीडी वाले रोते हैं कि हमें दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है ना, तो इस तरह की परेशानियों के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। इस पहल के द्वारा सुनिश्चित किया गया, तर्क पढ़ रहा हूं बेटा, इस पहल के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने, यानी सबको बराबर वो मिले। तो दोनों सही है, दोनों सही है। क्लियर हो गया पहली बात तो। और ए उसकी व्याख्या कर रहा है कि देखो अब ध्यान से इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है आपको कि प्रदेशों की सरकार के लिए 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। क्यों? जो प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा,
इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। ए इज द राइट आंसर। चलो भाई, थुंगन समिति, ये तो बहुत सिंपल है। थुंगन समिति का संबंध किससे? ये प्रश्न मेरी वीडियोस में भी है। तो क्या है, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए थुंगन समिति बनी थी। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से थुंगन समिति बनी थी। 35 का 20 द राइट आंसर। फिर वही आ गया। चलो कोई नहीं, जो भी आएंगे हम करेंगे। आप ये क्वेश्चन भी रट लोगे, इनमें से 2 भी आ गया तो आपका हो गया। राजनीतिक सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव लाने का प्रयत्न करता है। सही है जी। राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप नित्य ही स्वतंत्रता, समानता जैसी अवधारणाओं का विकास हुआ है। दोनों ही सही है। ए इज द राइट आंसर। जुड़े भी आपस में। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय, समानता के बारे में सुनिश्चित सोच से अवगत कराते हैं। सही है। राजनीतिक सिद्धांत से हमें अपने विचारों को परिष्कृत यानी चेंज, बदलाव और सार्वजनिक हित में अच्छे तरीके से तर्क वितर्क कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। अब तो आप समझ गए होंगे इतने क्वेश्चन से कि 2 पॉइंट दे रखे होंगे, पहले पता लगाना दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो संबंध देखेंगे, संबंध मिल गया तो ए, नहीं मिला तो बी। 38 10 प्रश्न आएंगे बेटा, लंका लग जाएगी नहीं पढ़ोगे तो। कथन। आजादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। नहीं है भाई, ये गलत दे रखा है। देखो अब आसान मिल जाएगा आपको। दायित्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों, संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो ये सही है। देखो दायित्वपूर्ण यानी जो कार्य आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो, वो राजनीतिक विचारों, संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए हेल्प करती है, जो हमें दुनिया को आकार देती है। तो सी बन जाएगा बेटा। अभी कथन गलत है, कारण सही है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प चूज करना बेटा आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को प्रतिष्ठित किया गया है। बिल्कुल पहला ही सही है बेटा। भारत में अध्यात्मक प्रणाली अपनाएगी, गलत है। गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया, ये भी गलत है। राजनीतिक सिद्धांत स्थिर प्रक्रिया, ये भी गलत है। तो ए इज द राइट आंसर। 40वां स्थान है बेटा। अब ऐसे प्रश्न भी आएंगे, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, ये सब तो समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से देखना बेटा इस प्रश्न को। समाज को नई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है, तो ये गलत हो गया। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का तो उल्लेख है, कर्तव्यों का नहीं। मौलिक अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ है। हाँ जी, शिक्षक अधिकार ऐड हो गया है। न्यायिक व्याख्याएं व सरकारी नीतियां समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। बिल्कुल, तो कौन सा है? देखो सी इज द राइट आंसर। जो गलत है आप रफ में, कॉपी में फटाफट क्वेश्चन बुक में काटते रहना, इससे आपको आंसर चूज करने में इजी रहेगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41। अधिकारों की गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी, क्योंकि अधिकार क्यों है? अधिकार क्यों चाहिए आपको? बताओ भाई फुर्ती से। हाँ जी, अच्छे जीवन जीने के लिए चाहिए। बी इज द राइट आंसर। अधिकारों की गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है क्योंकि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। 42। जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिसका कोई स्तंभ तुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है क्या? ये किसने कहा है भाई? इसने कहा था दैट विच इज एलिवेटेड अबव ऑल प्राइस, जो सबसे ऊंची है, यानी गरिमा, आपकी जो इज्जत है वो सबसे टॉप पे होती है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ये कथन किस महाशय का है? कांट का। क्योंकि देखो ये नैतिकता से जुड़ा है। गरिमा, इज्जत, शर्म, बेइज्जती, नैतिकता, और नैतिकता का रूल जो अधिकार के बारे में किसने कहा? कांट ने। सी इज द और डी इज द राइट आंसर। 43। अधिकारों की सफलता किस पर निर्भर करती है बच्चों? जी, संविधान की वैधता से। यानी संविधान में अगर अधिकारों के बारे में लिखा हो तो अधिकार मिलते हैं, अगर अधिकार संविधान में ना लिखे हो तो कहते हैं तेरा अधिकार थोड़ी ना है। सी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक अधिकार कौन देता है आपको? प्रकृति या ईश्वर? सी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त, प्रदत्त मतलब गिवन। अगर हिंदी में क्वेश्चन ना आए तो इंग्लिश में जरूर पढ़ना बच्चों। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति व ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। 45। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए क्या करते हैं? बताओ भाई। हाँ, वैधानिक दायित्व यानी लीगल ऑब्लिगेशन सॉरी। तो वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। अधिकार राज्यों को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। 46। राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, क्योंकि राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं बताओ?
राजनीतिक अधिकार वो होते हैं बेटा, वोट डालने का, आपको कहीं भी भाषण देने का, ये सब होते हैं। तो राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, क्योंकि सभी लोग मतदान के फलस्वरूप सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का अवसर रखते हैं। क्योंकि सभी लोगों का जो वोटिंग होता है, देखो अगर मान लो लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया तो मोदी जी हार जाएंगे। तो वही बात है कि राजनीतिक सरकार अधिकार सरकार को व्यक्ति के प्रति, भाई राजनीतिक अधिकार में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के साथ होती है। अगर लोगों की बात नहीं मानेगी, लोगों का काम नहीं करेगी, तो लोग वोट नहीं देंगे। सी इज द राइट आंसर। किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना गया है? केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, ऊपर से नीचे का मॉडल, या कोई नहीं? बताओ भाई। विकेंद्रीकृत, इसका मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा सब में किया जाए, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ऐसे। सही अर्थ में विकास क्या है? सही अर्थ में विकास है जब एक देश में फोनों की संख्या अधिक हो, आधुनिक हथियारों का होना है, कारों की बढ़ती संख्या, कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता। तो विकास का मतलब क्या है? लोगों के जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, संतुष्टि, ये सब। फोन होने से विकास थोड़ी होता है। दिस इज द राइट आंसर। अब आएंगे आपके 49 से 10 प्रश्न होंगे बेटा। 10 में से आपको कितने करने, 12 प्रश्न होंगे, 10 करने हैं आपको, ठीक है। तो चित्र वाले और पैसेज वाले क्वेश्चन होंगे, ध्यान से पढ़ना है। कि नीचे दिए गए चित्र में किस मांग को दर्शाया जा रहा है? क्या है बेटा? ये अधिकार, वोटिंग का अधिकार है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। अधिकारों की, कर्तव्यों की, शरण की, आवास की, किसकी बेटा? देखो ना 49वां क्वेश्चन, जनता किस मांग को दर्शाया गया है वो बताना है आपको। तो किस मांग को दर्शाया गया बेटा? ये आपका वोटिंग, इसकी, अधिकार, कर्तव्य, शरण लेने की, कि किसकी? तो अधिकार, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेटा चित्र में देख रहे हैं किस मांग को दर्शाया गया? अधिकारों के बारे में। अगला, किस विचारक ने न्याय पर पुस्तक लिखी? जस्टिस पे किसने लिखी पुस्तक बेटा? प्लेटो ने। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50। अब चित्र में देखो बेटा क्या हो रहा है। इस चित्र में देख रहे हो क्या हो रहा है? एक बच्ची काम कर रही है, ये दिख रहा है ना आपको। इस चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? बताओ कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रखा है इस चित्र में? जिसमें काम कर रही है बच्ची, समता का अधिकार, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। या यूं कहें शोषण के विरुद्ध अधिकार। बेटा क्या है ये? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ए इज द राइट आंसर। गलत हो गया था, देखो शोषण हो रहा है ना बच्चे का। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें? भारतीय संविधान में, आदेशों में, परंपराओं में, कहीं नहीं। तो भारतीय संविधान में, ए इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए चित्र में संविधान सभा के 2 सदस्यों का नाम है। ये तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। आपको जो बुक में चित्र है वो भी देखने ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? तो क्या आंसर आएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। क्यों? कौन है ये बताओ? डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए इज द राइट आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है बेटा? ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर आपका है 51। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है बेटा? रिट मतलब होता है कि बंदी को, यानी जिसको गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना। ये ब्लाइंड बच्चों के लिए। अच्छा, अब ये पढ़ना है आपको, इस पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है और ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। तो कहा कि कुछ कभी कभी संविधान में संशोधन करना आसान होता है, ठीक है। प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान क्या है? लचीला है कि कठोर है? क्या है? तो दोनों है, डी राइट आंसर आएगा। कठोर भी है, कभी कभी तो ईजिली संशोधन कर सकते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल पड़ता है। डी इज द राइट आंसर। संविधान में परिवर्तन की शक्ति किसमें है? संविधान में कौन परिवर्तन कर सकता है बेटा? विधायिका, जो कि रूल बनाते हैं। विधायिका में कौन आते हैं? चुने हुए नेता लोग। विधि द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में किया गया? तो बेटा अनुच्छेद 2 में, विधि द्वारा, कानून द्वारा। ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में क्या पूछा गया? भारतीय संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। देखो परिवर्तन नहीं किए जा सकते, गलत लिखा हुआ है। इच्छानुसार कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो आवश्यकता अगर जब पड़ती है तो परिवर्तन कर सकते हैं। 55 का बी। अब ये भी पढ़ना आपको। 1950-1960 के दशक में अधिकतर एशिया अफ्रीकाई देशों ने
औपनिवेशिक शासन यानी गुलामी से आज़ादी हासिल की, तब उनके सामने महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता, बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत जरूरी समस्याओं का समाधान करना था। यानी जो देश जय नए आज़ाद हुए थे उनके सामने क्या परेशानी थी? गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी और सुविधाओं का। क्वेश्चन देखते हैं। तो एशिया अफ्रीका के देशों ने किससे आज़ादी प्राप्त करी? विकसित और पश्चिमी देशों से। जो विकसित देश थे उन्होंने इन पे कब्जा कर रखा था। बी इज द राइट आंसर। विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या है? धन की अधिकता, तकनीक का अध्ययन होना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, रोजगार का होना। तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सी इज द राइट आंसर, कि विकासशील देशों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। विकास की अवधारणा का संबंध किससे? प्रगति से, उन्नति से, अवनति से, पश्चिमी संस्कृति से, किससे? प्रगति और उन्नति से। ए इज द राइट आंसर। जब अविकसित देशों को आज़ादी मिली तब उनके नागरिकों का स्तर कैसा था? आरामदायक, उच्च स्तर, खुशहाली, निम्न स्तर? तो बेटा निम्न स्तर था। कैसा था? बहुत बेकार था। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, औपनिवेशिक शासन में संसाधनों का उपयोग किसके लिए होता था? औपनिवेशिक में यानी जब कब्जा कर रखते थे वो कंट्री संसाधन का उपयोग किस लिए करते थे? उपनिवेशवादियों के लिए। किसके लिए करते थे? उपनिवेशवादियों के लिए। तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको क्वेश्चन लर्न हो जाए और पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आए। एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।